VSS हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ है रीढ़ की हड्डी। ये 9वीं क्लास की कृतिका पुस्तक से दिया गया पाठ है। इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है। एकांकी का कथानक रामस्वरूप, उसकी पुत्री उमा, गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर जैसे लालची चरित्रों के इर्द गिर्द घूमता है। इस एकांकी में गोपाल प्रसाद के विचार अत्यंत निराशावादी हैं, जो समाज के लिए घातक हैं। वहीं रामस्वरूप की बेटी उमा का कथन वर्तमान समाज की युवतियों की पीड़ा को उजागर करता है और पीड़ा के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर का एक सामाजिक व्यंग्य है, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की उमा के विवाह के संबंध में लिखा गया है। एक सामान्य नागरिक रामस्वरूप की पुत्री BA तक की शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। वह कॉलेज छात्रावास में रह चुकी है। यह विचार से सीधी किंतु सिद्धांतों की कटु समर्थक है। इसी कारण वह ऐसे लड़के के पिता की आलोचना करती है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। गोपाल प्रसाद का लड़का शंकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज का छात्र है, जो प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक बार अवश्य फेल होता है। वह लड़कियों के छात्रावास का चक्कर भी लगाता है, जिसके कारण कई बार पीटा भी जा चुका है। प्रस्तुत एकांकी का प्राण उमा के विवाह के लिए आने वाले गोपाल प्रसाद, उनके पुत्र शंकर तथा उमा के पिता रामस्वरूप जी का आपसी संवाद है। इस पाठ में रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद के बीच के संवाद को आपके सामने इस कहानी के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। रामस्वरूप अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। जब उमा पान लेकर बैठक में जाती है तो उसकी आंखों पर चश्मा देखकर गोपाल चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद जी चौंक पड़ते हैं। कई बार उनके आग्रह के बाद भी उमा मुंह नहीं खोलती और लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह मानने वाला गोपाल प्रसाद, जो ये सोचता है कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं है, वह आड़े हाथों ले लेती है। जब गोपाल प्रसाद अपनी बेइज्जती का हंगामा करना चाहते हैं तो वह उसके पुत्र शंकर का लड़कियों के छात्रावास का चक्कर काटने की आदत का पोल खोल देती है। वह कहती है कि शंकर महोदय फरवरी माह में छात्रावास के इर्द गिर्द घूमने के कारण बुरी तरह से पीटे गए थे, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वह बड़ी मुश्किल से नौकरानी के पैरों पड़कर जान बचा सके थे। उमा के मुंह से यह भेद खुलते ही शंकर की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वह चुपचाप वहाँ से चल देता है। गोपाल प्रसाद उमा की योग्यतापूर्ण बातें सुनकर अपना संतुलन खो देता है और उपहास में स्थिति में ही नाटक का अंत हो जाता है। रीढ़ की हड्डी की पाठ की अगर समीक्षा करें तो कथा वस्तु इस प्रकार से लेखक ने दर्शाई है कि इस एकांकी का कथानक समाज में फैली एक मिथ्या धारणा का उद्घाटन है। समाज में ऐसे अनेक पिता हैं जो अपनी पुत्री की योग्यता को छिपाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। रामस्वरूप ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधि है। लड़के के पिता गोपाल प्रसाद लड़की वाले को हे दृष्टि से देखते हैं, हे समझते हैं। लड़की उमा को वे भेड़ बकरी के समान तोलते हैं।
उसे अपने लड़के शंकर की रीढ़ की हड्डी के टूटने का पता नहीं है। उमा द्वारा साहसपूर्ण भांडाफोड़ एक साहसिक कदम किंतु काल्पनिक वस्तु है। पूरे कथानक में यही एक अनुकरणीय तथ्य है। एकांकी का कथोपकथन पात्रानुकूल और सजीव है। इसका जो कथोपकथन है वो कथानुकूल है और पात्रों के अनुकूल है। उसमें परिस्थिति के अनुसार उसे मोड़ा गया है और आरोह अवरोह है। रामस्वरूप के संवाद में हीन भावना और गोपाल प्रसाद की बातों में अकड़ है। शंकर अपने को सुयोग्य सिद्ध करता है। उमा को अपने पिताजी की इज्जत का ध्यान है, परंतु परिस्थिति की वास्तविकता को जानकर वह उबल पड़ती है। जी हाँ, जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। उमा का यह कथन एक और गोपाल की शेखी दूर करता है और दूसरी ओर समाज की दकियानूसी प्रवृत्तियों के मुख पर सीधा तमाचा और प्रहार मारता है। पात्र जो इस एकांकी में है, एक और रामस्वरूप, उसकी पत्नी प्रेमा और बेटी उमा, और दूसरी ओर गोपाल प्रसाद और उनका पुत्र शंकर है। गोपाल प्रसाद वकील होकर भी रूढ़िवादी हैं। वह लड़कियों की शिक्षा, जो लड़कियों की शिक्षा दीक्षा है, जो उनकी शिक्षा है, 10वीं के ऊपर नहीं चाहते। इसमें सभी पात्र एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामस्वरूप क्रोध होकर लड़की की शादी करना चाहता है। उमा की माँ मध्यम वर्गीय माताओं की प्रतिनिधि है। उमा आधुनिक शिक्षित लड़की है। उसकी तरह साहस दिखाना प्रायः सभी लड़कियों के लिए संभव नहीं है। देशकाल की बात करें तो इस दृष्टि से यह एकांकी सफल है। ऐसी घटनाएं प्रायः मध्यम वर्गीय परिवार में दिखाई पड़ती है। पूरा का पूरा एकांकी एक ही अंक पे, एक ही रंगमंच पर और एक ही घटना को लेखक प्रदर्शित कर रहा है, प्रदर्शित होता दिखाई दे रहा है। भाषा शैली की बात करें तो इसमें एकांकीकार ने व्यंग्यात्मक शैली अपनाई है। इसमें पर्याप्त अभिनयशीलता का आदर्श निहित है। इसकी भाषा बड़ी सरल, प्रचलित और प्रातानुकूल है, पात्रों के अनुकूल है। वकील होकर भी गोपाल प्रसाद चलती उनकी जो सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो उस समय प्रचलित थी, लेकिन पूरी वही भाषा का प्रयोग करते हैं जो उस समय प्रचलित भाषा थी, मतलब सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य अगर हम देखें तो इस एकांकी में नाटककार का उद्देश्य समाज की उस प्रवृत्ति का खंडन करना है जिसमें लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह तोला जाता है। लेखक ने आधुनिक पढ़ी लिखी, स्वावलंबी, आत्मगौरव से परिपूर्ण बालिका उमा के माध्यम से रूढ़िवादी लोगों को बुरी तरह से लताड़ा है। अपने पुत्र के दोषों का न देखते हुए मनुष्य भी जो अपने पुत्र के दोषों को नहीं देखते, ऐसे मनुष्य भी लड़की के गुण दोषों की कितनी छानबीन करते हैं। ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस पाठ में गोपाल प्रसाद जी। उमा के व्यक्तित्व के समक्ष शंकर नगण्य है, फिर भी गोपाल प्रसाद उसकी योग्यता की सराहना करते हैं। इस प्रकार लेखक ने विवाह की रूढ़िवादी व्यवस्था और व्यावसायिक मनोवृत्ति का उपहास किया है, मजाक उड़ाया है। लेखक अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रतिपाद्य पर अगर प्रकाश डालते हैं तो दहेज आदि कुप्रथाओं के कारण समाज में लड़कियों का विवाह एक समस्या बनी हुई है। लड़कियों के माता पिता लड़कियों को भार समझते हैं। लड़के वालों का दिमाग ढूंढे नहीं मिलता। लड़का चाहे कितने दुर्गुणों से युक्त क्यों ना हो, किंतु लड़की उसे सद्गुण संपन्न, सद्गुण अलंकृत ही चाहिए।
प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने इसी समस्या को पुष्पित और पल्लवित किया है। लड़की देखने वालों की क्या तैयारी रहती है वो भी हम पता करते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने खूब कहा है कि उमा साधारण स्थिति के ग्रस्त बाबू राम प्रसाद की रामस्वरूप की लड़की है। पिता ने उसे उच्च शिक्षा दी, अब वह विवाह योग्य हो गई है। बाबू राम स्वरूप उसके विवाह के लिए चिंतित हैं। लड़की को देखने के लिए लड़के के पिता लड़के के साथ आने वाले हैं। वे कमरे को सजाकर तैयार कर देते हैं और लड़के तथा उसके पिता के स्वागत के लिए यथाशक्ति सभी तैयारियां कर लेते हैं। दावत में केवल मक्खन की ही कमी है, जिसे लेने के लिए वे अपनी नौकर रतन को बाजार भेज देते हैं। बाबू राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से उमा को तैयार करने के लिए कहते हैं, जिससे वह उनके सामने सलीके से जाए। समस्त तैयारियां संपन्न कर ली जाती हैं। शंकर के पिता का उमा को देखने आना। जब वो उमा को देखने आते हैं तब की क्या व्यवस्था होती है। शंकर अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ उमा को देखने आता है। बाबू राम स्वरूप आवश्यक शिष्टाचार के साथ उनका स्वागत भी करते हैं। बातचीत के बीच में बाबू राम स्वरूप शंकर से उसकी शिक्षा के संबंध में पूछते हैं। शंकर कहता है कि उसे पढ़ाई समाप्त करने में वैसे तो 2 साल बाकी हैं। उसकी जो पढ़ाई समाप्त तो होगी वो 2 साल लगेंगे, लेकिन कम से कम 2 साल का मार्जिन भी चाहिए, क्योंकि वह फेल भी हो सकता है। नाश्ता समाप्त करने के पश्चात बाबू गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। नाश्ता समाप्त होने पर बाबू राम स्वरूप पान लाने को आवाज़ देते हैं। उमा द्वारा जो स्वागत होता है वो लेखक इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। उमा सादे वस्त्र पहने हुए है, वह पान लेकर आती है। पिता पुत्र दोनों उसे देखते हैं। उमा की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और चश्मा देखकर बाप बेटे दोनों चौंक पड़ते हैं। बाबू राम स्वरूप स्पष्ट कहते हैं कि पिछले माह जो हुआ है उसके कारण, मतलब क्या हुआ, आंखें दुखने के कारण कुछ समय के लिए उमा को चश्मा लगवाना पड़ा या चश्मा लग गया। गोपाल प्रसाद के कहने से उमा तख्त पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं। उमा मीरा का एक गीत गाती है और उसके पश्चात गोपाल प्रसाद उससे सिलाई कढ़ाई आदि के संबंध में भी पूछते हैं। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता, वह कोई उत्तर नहीं देती। उमा शंकर की पोल खोलती हुई विवाह से इनकार कर देती है। उमा के पिता जवाब देने का आग्रह करते हैं। इस पर उमा दृढ़ता के साथ कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को देखता है या दिखलाता है, और पसंद आएगी तो अच्छा, वरना आप सभी जानते हैं। पिता से इतना कहने के पश्चात उमा गोपाल प्रसाद और शंकर को सुनाती हुई कहती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे सामने बैठे हैं खरीदार बनकर, इनसे ज़रा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या एक बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई देखभाल कर खरीदता है? बाबू गोपाल प्रसाद उमा की खरी बातों से तिलमिला उठते हैं। वे उमा के पिता से कहते हैं कि क्या मुझे अपमानित करने के लिए ही बुलाया गया है? इस पर उमा और भी दृढ़ता से कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में लड़कियों की हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए। गोपाल प्रसाद को यह भी पता लग जाता है कि उमा भी ये पास है। वे गुस्से में उठकर चलने को हो जाते हैं और उमा के पिता से कहते हैं कि उन्हें लड़की को मैट्रिक पास बतला कर उन्हें धोखा दिया है। इतना कहकर वे शंकर से चलने को कहते हैं। उमा उन पर व्यंग्य करते हुए कहती है, जी हाँ जाइए, लेकिन अब जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन के बारे में बात कर रही है।
गोपाल प्रसाद बेबसी का क्रोध लेकर चले जाते हैं। उमा की खरी खरी बातों के प्रहार से शंकर भी रुआसा सा चेहरा लेकर चल देता है। उमा शांत हो जाती है और उसके पिता धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा की हंसी जाती रहती है, उसकी सिसकियां बंध जाती हैं। इसी समय नौकर रत्न मक्खन लेकर आता है, जैसे वह अंत में मक्खन लगाने आया हो। यही कथानक की समाप्ति है और यहीं पर कथानक समाप्त हो जाता है। और इसी कथानक के समाप्त होने के साथ साथ ये पाठ भी यही समाप्त हो जाता है। अगली कक्षा में मिलेंगे एक और नए पाठ के साथ। नमस्ते।